जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया है कि आदिवासी महिलाएं भी अपने पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी की हकदार है। यह फैसला 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे। यह फैसला झारखंड की एक संथाल आदिवासी महिला के मामले में आया, जिसे उसके पिता की संपत्ति से वंचित किया गया था, क्योंकि स्थानीय रिवाज के अनुसार बेटियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है। संथाल समाज में भी शादी होने के बाद बेटियों को संपत्ति नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्हें अपने पति के संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलता है। निचली अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संवैधानिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उसे राहत दी। निचली अदालतों ने महिला की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि आदिवासी समुदाय पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के तहत आदिवासी महिलाओं को भी वह सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है, चाहे वह किसी भी समुदाय से हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आदिवासी समुदायों पर सामान्यतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। उस पर मैंने यह वीडियो विस्तार से बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें संपत्ति से वंचित किया जाए। अगर कोई विशेष अधिनियम या रिवाज महिलाओं को संपत्ति से वंचित करता है तो वह संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने टिप्पणी में कहा कि न्याय केवल परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक लिंग या जनजातीय स्थिति के आधार पर अधिकारों से वंचित न हो। न्यायालय ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए और महिला को उसका उचित हिस्सा प्रदान किया जाए। अगर किसी राज्य कानून में ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं को अधिकार से वंचित करती है तो उसे संविधान के अनुरूप बदला जाए। इस फैसले से पूरे देश के आदिवासी महिलाओं को वह न्याय मिलने की उम्मीद की जा रही है जो आदिवासी परंपरा में नहीं है। एक तरह से इस समय झारखंड जैसे राज्य में रूढ़ी परंपराओं को मजबूत करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है पेशा के नाम पर। वैसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पारंपरिक रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ एक बड़ा फैसला है, जिसमें आदिवासी महिला अधिकारों को सम्मान देने की बात कहती है। इस फैसले के आधार पर राज्य सरकारों को अब अपने स्थानीय कानूनों और रिवाजों की समीक्षा करनी होगी ताकि वे संविधान के अनुरूप हों। इस फैसले का सीधा मतलब यही है कि आदिवासियों के रूढ़ी और परंपराओं की समीक्षा का अधिकार इस फैसले के आलोक में राज्य सरकार को मिलने जा रही है। कोल्हान में इस समय मुंडा और मानकियों को उपायुक्त के द्वारा बर्खास्त करने की कार्रवाई के बीच यह बहस भी चल रही है कि मुंडा मानकी व्यवस्था यदि हो समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था है तो उसे एक डीसी या उपायुक्त कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। रूढ़ियों की समीक्षा का अधिकार इस फैसले के आधार पर राज्य सरकार को भी मिल गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि रूढ़ियों के नाम पर लैंगिक या जनजातीय स्थिति के आधार पर किसी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह तो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो मूल बातें कही है उसका सार। आदिवासी समाज के द्वारा अपने रूढ़ी और परंपराओं को हमेशा गोपनीय रखने से भी आज की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समय रहते यदि अपने रूढ़ी और परंपराओं को सही विश्लेषण के साथ समाज खुद समीक्षा नहीं करती है तो इस तरह के फैसले आने वाले समय में और आ सकते हैं। यह बात सही है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि शादी होने के बाद महिला को अपने पति के संपत्ति का पूरा अधिकार मिल जाता है। प्रकृति से हासिल जमीन, जिसे हम खूंट कटी जमीन कहते हैं, उसे किसी गोत्र विशेष ने जंगलों को साफ करके बनाया और यदि शादी होने के बाद महिला को भी उसमें हिस्सा दिया जाता है तो वह ज़मीन दूसरे गोत्र के हिस्से में चला जाएगा जो उसके पति का है। ऐसा करने से आदिवासी समाज की जो ग्रामीण सामाजिक रीति विधि है उसमें बहुत बड़ा अड़चन आएगा।
आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन संपत्ति नहीं है, बल्कि विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी के आधार पर हस्तांतरित होता रहता है। यानी उस गोत्र के उत्तराधिकारी के आधार पर ही हस्तांतरित होता है, दूसरे गोत्र में हस्तांतरित नहीं होता है। और चूंकि शादी के बाद महिला का गोत्र उसके पति का गोत्र हो जाता है, इसलिए उसे पैतृक जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मिलता है। यदि जल, जंगल, जमीन को हम संपत्ति मान लें, उस स्थिति में महिलाओं को भी उसका हिस्सा दिया जा सकता है। उसी के बारे में मैंने अपने पिछले वाले वीडियो आदि में बार बार कहा है कि चाहे बिरसा मुंडा की लड़ाई हो या खतियान बनाने की या रैयत बनने की, ये सभी चीज़ें जल, जंगल, ज़मीन के सामूहिक स्वामित्व को ख़त्म करने की साजिश थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के सामूहिक स्वामित्व के विरासती अधिकार की व्याख्या भी नहीं की, बल्कि व्यक्तिगत स्वामित्व की व्याख्या के आधार पर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की बात कही है। आदिवासी समाज सामूहिकता पर आधारित है, जहां संपत्ति को समुदाय के साझा धरोहर माना जाता है। यदि महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से संपत्ति का अधिकार मिलता है तो यह सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को कमजोर करेगा, जिससे पारंपरिक सामाजिक बंधन बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। आदिवासी समाज में इस पर व्यापक मंथन होना जरूरी है और अपने रूढ़ी और परंपराओं के अधीन जल, जंगल और जमीन पर अपने विरासती अधिकार का व्यापक विश्लेषण करना जरूरी ही नहीं, अवश्यंभावी हो गया है। कोई भी दूसरे समाज का आदमी या न्यायालय आदिवासी समाज के साथ गांव में रहने नहीं आएगा। रहना तो आदिवासियों को अपने सामाजिक परिवेश में ही है। इसीलिए जब ऐसा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसकी व्यापक समीक्षा समाज में विचार गोष्ठियों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से किया जाना जरूरी है। और यदि बेहतर समझ हम स्थापित कर लें तो रिवीजन पिटीशन डालकर भी आदिवासी समाज अपने रूढ़ी और परंपराओं की बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बता सकती है। आदिवासी समुदाय में यह भी चिंता है कि यदि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है और वे गैर आदिवासी पुरुषों से विवाह करती है तो संपत्ति गैर आदिवासियों के नियंत्रण में चली जाएगी। यानी संथाल परगना में जो अभी तक हल्ला किया जा रहा है कि बांग्लादेशियों के साथ आदिवासी महिलाओं ने शादी की है, वैसे में आदिवासियों की पैतृक जमीन आदिवासी महिलाओं से शादी करके बांग्लादेशियों के हाथ में चली जाएगी। सोच कर देखिए इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए गए 5वीं अनुसूची जैसे संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य को गहरा चोट पहुंचेगा। एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आदिवासियों की संपत्ति गैर आदिवासियों के हाथों हस्तांतरित होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। संपत्ति के रूप में ही यदि हम इसे देखें तो जब इसका बंटवारा छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो आदिवासी समुदाय की जो सामूहिक खेती और आजीविका को बड़े स्तर पर भी प्रभावित करेगा। और यह विशेष रूप से ऐसे समुदायों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है जो स्थायी रूप से कृषि पर निर्भर है। आदिवासी समुदायों में संपत्ति का स्वामित्व न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है। कई समुदायों में महिलाओं को पूजा या पुरखों के नाम लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह पुरुषों की जिम्मेदारी मानी जाती है। संपत्ति में हिस्सा देने से आदिवासियों के इस धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं प्रभावित होगी जो शायद कोई भी आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 पर आधारित जरूर है, लेकिन इस फैसले ने आदिवासी रीति रिवाजों को प्राथमिकता देने के बजाय कानूनी समानता को प्राथमिकता दी है। इस फैसले से आदिवासियों के पारंपरिक और रीति रिवाजों की मान्यता कमजोर होने की संभावना है, जिस कारण से आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के संकट से गुजर सकते हैं। मान लेते हैं कि कानून आदिवासी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इस फैसले के आधार पर उन्हें मिल जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है आदिवासी समाज इसे लागू करेगी? आदिवासी समुदायों में सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण शायद ही महिलाएं अपने इस अधिकार का उपयोग कर पाए, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार का सामना की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। भले ही कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला दे दिया है, लेकिन आदिवासी समाज की स्वीकृति न मिलने पर इसे लागू करना बहुत कठिन होगा। यह फैसला आदिवासी रीति रिवाजों और आधुनिक कानूनी ढांचे के बीच टकराव को बढ़ावा देगा। उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होता, लेकिन कोर्ट ने इसे समानता के सिद्धांतों के आधार पर लागू करने की कोशिश की है। इससे आदिवासी समुदायों में व्यापक स्तर पर असंतोष बढ़ेगा। आप चीज़ों को समझते जाइए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसमें पैतृक संपत्ति में लड़का और लड़की सभी को एक समान अधिकार देने का बात करता है, लेकिन यह अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आदिवासियों में पैतृक संपत्ति में लड़का और लड़की को एक समान हिस्सा नहीं मिल सकता, बल्कि जब तक लड़की की शादी नहीं हुई होती है तब तक उसे भी लड़कों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा, लेकिन शादी होने के बाद वह अपने पैतृक संपत्ति से हटकर पति के संपत्ति पर पूर्ण अधिकार को प्राप्त करेगी। सोचने वाली बात यह है कि इसी अधिनियम के आधार पर निचली कोर्ट आदि ने आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का सहारा लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के उलट और आदिवासियों के रूढ़ि और परंपराओं के विरुद्ध फैसला दिया। इस फैसले ने आदिवासियों को भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। आने वाले समय में कानून आदिवासियों को भी हिंदू उत्तराधिकार कानूनों के तहत लाने की यह एक कड़ी है। यह फैसला आदिवासियों की प्रकृति की उपासना और गैर हिंदू पहचान की अपनी विशेषता को कमज़ोर करेगा। झारखंड के आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हम आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर भी बड़ा हमला है। तो इसके विश्लेषण पर गहन चिंतन मनन की आवश्यकता के मद्देनज़र हमें इसे लागू करने या नहीं करने पर एकमत राय स्थापित करना चाहिए और अपनी आदिवासियत को बचाए रखने के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।